जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके लिए हम सफलता बैच और ड्रीम बैच लेकर के आ चुके हैं, जिसकी ये तीसरी डेमो क्लास है हमारी हिंदी की। आपको यूपी स्पेशल की भी डेमो क्लास दे चुके हैं, इसके अलावा कंप्यूटर की भी डेमो क्लास आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये तीसरी डेमो क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, तो साथियों ये है जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने सफलता बैच लॉन्च किया है। ये कितने रुपए में आपको मिलेगा? तो 249 रुपये में। ठीक है, कितने रुपए में? 249 रुपये में। आपको बता दें 10 जुलाई तक ये 199 में था। जिसने भी कर लिया था दोस्तों, ये 249 रुपये में हो गया। ठीक है, इसमें आपको टाइपिंग की गाइडेंस तक भी दी जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि आपके लिए ये है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के लिए 52,699 जो संभावित पद हैं, उसके लिए हमने निकाला है ये ड्रीम बैच। ठीक है, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस बैच को भी आप परचेस कर सकते हैं मात्र कितने रुपए में? 399 रुपये में। और आपको बता दें कि अगर आपको करना है तो जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके भी रेट आपके 100 बच्चे जैसे होते हैं, इसका 499 कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और ज्ञान आरबीएल करके आपको ऐप डाउनलोड करना है हमारा, और उसके बाद उसमें दोस्तों ये बैच मिल जाएगा, उसे परचेस कर लेना। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही दोस्तों, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप करके सारी समस्या का निदान पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जो आपके बैच थे, ठीक है, जिनकी डेमो क्लास थी, उसका हम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ जा करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आज हम देखेंगे राजभाषा। वैसे मैं बता दूं तो ये पॉलिटी का भी पार्ट है, मगर साथियों आपके हिंदी के उसमें पूछा था, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएसआई में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो इससे हम लेकर के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं राजभाषा। ठीक है, क्या राजभाषा? आपको पता होगा कि भाग 17, ठीक है, भाग 17 संविधान में आपने देखा होगा राजभाषा का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो उसी के बारे में जानेंगे। पहले चीज, राजभाषा होती क्या है, समझिएगा। राजभाषा क्या होती है? तो देखिए, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। समझिएगा। देखिए, जैसे मान लिया कि अपने यहाँ राजकाज की भाषा क्या है? हिंदी है। जैसे कि देखिए, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो क्या है? हिंदी है। तो दोस्तों उसे ही हम राजकाज की भाषा कह सकते हैं। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजकाज की भाषा, मतलब कि जिसमें राजकीय कार्य किए जाएं। समझिएगा, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है वह राजभाषा कहलाती है। समझिएगा, जिसे राजाओं या नवाबों के समय में दोस्तों दरबारी भाषा भी कहते थे। जिससे आपको पता है कि पहले जो राजा थे या फिर नवाब थे, उनके समय में इसे हम दरबारी भाषा कहते थे, क्योंकि उनके दरबार की जो भाषा होती थी वही दरबारी भाषा होती थी। और जो इस समय दोस्तों राज्य की, इसमें राजकीय कार्य के आते हैं, वो दोस्तों राजभाषा कहलाती है। समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये है राजभाषा। ठीक है, तो राजभाषा का उल्लेख कहाँ किया गया, इनके बारे में बताएंगे। चलिए, अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बना है कि राजभाषा का उल्लेख कहाँ है, तो भाग 17 में। समझिएगा, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 343 से 351 तक। देखिए, संविधान के भाग 17 में जब आएंगे आपको तो राजभाषा मिल जाएगा, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक विस्तृत है। ठीक है, और यहाँ से आपके यूपीएसआई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या पूछा गया था? देखिए, एक एक करके आर्टिकल देखेंगे, 343 से लेकर के 351 तक। और 343 तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि आर्टिकल 343 दोस्तों याद रखेंगे, इसमें क्या कहा गया कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। आपसे पूछेगा कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, किस आर्टिकल में कहा गया? 343 में। ठीक है, संघ की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी। वह लिपि किस लिपि में लिखी जाएगी? देवनागरी। आप बता दो, आ से लेकर के हम ज्ञात लिखते हैं, किस लिपि में होता है? देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। जैसे आपको पता है पंजाबी गुरुमुखी में लिखते हैं, वैसे ही ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, तथा अंकों का रूप क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय। जो अंक होंगे वो अंतरराष्ट्रीय अंक क्या है आपको पता है? 1 2 3। तो 1 2 3 दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वाले, ऐसे वाले ना, ऐसे वाले 1 2 3 4 जैसे आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक, उन वो होंगे अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया था, वीडियो के एग्जाम 2018 में, देवनागरी। ठीक है, कि राजभाषा किसमें लिखी गई दोस्तों? देवनागरी में। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसी 343 में क्या कहा गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष, यानी कि 1950 में लागू हो, यानी 65 तक, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। ये कहा गया था आपके आर्टिकल 343 में ही। क्या कहा गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। किस आर्टिकल में कहा गया? तो
43 में ही, ठीक है। और समझिएगा इसके बाद क्या कहा गया कि 15 वर्ष के उपरांत भी संघ प्रयोजन विशेष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। देखिए इसमें साफ साफ कहा गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी लागू रहेगी, उसके बाद आप अंग्रेजी को हटा सकते हैं, ठीक है। मगर यह भी कहा गया कि 15 वर्ष के उपरांत, 15 वर्ष के बाद भी अगर संघ प्रयोजन विशेष के लिए हिंदी का प्रयोग कर सकता है। अगर संघ चाहे तो मतलब कि संघ चाहे तो अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्ष के बाद भी कर सकता है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। किस आर्टिकल में? 343 में। क्या कहा गया कि पहले कहा गया क्या कि अंग्रेजी का इस्तेमाल संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक ही जारी रहेगा। फिर कहा गया कि अगर इसके बाद भी चाहती है ना संघ तो उसका प्रयोग कर सकती है, ठीक है। चलिए अब एक चीज समझ लीजिए कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पश्चात वह पुनः 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा। कैसे? जैसे संविधान लागू हुआ तो उसके 5 वर्ष पश्चात यानी 1950 में लागू हुआ तो 1955 में, तथा पुनः 10 वर्ष बाद यानी कि 1965 में, ठीक है, राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा जो हिंदी भाषा प्रगामी प्रयोग, समझेगा, जो हिंदी भाषा प्रगामी प्रयोग के संबंध में अंग्रेजी प्रयोग को सीमित करने व अन्य मामलों में सिफारिश करेगा। मतलब कि इससे कहने मतलब ये क्या है कि एक कमेटी का गठन कर पाएगा राष्ट्रपति जो कि अंग्रेजी भाषा को सीमित करने के मामले में सिफारिश करेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जो पहली राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में, आपको बताया गया कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। वो गठन हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। देखिए आपसे पूछेगा कि पहले प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1955 में, ठीक है। किसने किया? तो राष्ट्रपति जी द्वारा, ठीक है। अब प्रथम राष्ट्रपति कौन थे वो आपको पता होगा, ठीक है। तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने? तो बीजी खेर को बनाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना होगा बीजी खेर, ठीक है। और बता दें कि इस आयोग ने 1956 में यानी एक ही वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपा, तथा 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा भी की थी, ठीक है। जो ये रिपोर्ट प्रथम राजभाषा आयोग द्वारा मतलब प्रस्तुत किया गया था, इसकी समीक्षा गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी समिति ने इसकी रिपोर्ट की समीक्षा की थी, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें कि इसके परिणाम स्वरूप संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 को अधिनियमित कर दिया, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप एक अधिनियम लाएगा राजभाषा अधिनियम 1963। चलिए 343 आप समझ चुके हैं। 343 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब 344 का कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियां, ठीक है। मतलब कि राजभाषा के लिए आयोग बनाया जा सकते हैं दोस्तों और संसद की समितियां बनाई जा सकती है ना। तो ये चीज़ें आपके 343 में कहा गया। वही बात करते हैं 344 में कहा गया, वही बात करते 345 की। तो राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, कहने का मतलब क्या है कि राज्य की एक राजभाषा होगी और एक से अधिक भी हो सकती है। राजभाषा मतलब एक से अधिक, एक या एक से अधिक हो सकती है। जैसे आपको पता है कि अपने उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो आपको पता होगा हिंदी और दूसरी क्या है? उर्दू, ठीक है। हिंदी और उर्दू 2 राजभाषाएं हैं, ठीक। तो यही चीज़ कहा गया है कि एक राज्य की एक राजभाषा होगी और एक से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अगला है 346 का कहता है आर्टिकल कि एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा क्या होगी? यानी कि आप इसमें कहा गया कि मान ले दोस्तों एक राज्य है, वो दूसरे राज्य से कोई चीज़ बातचीत करेगा तो उसकी भाषा क्या होगी? मान ले ये बंगाल है, यहाँ बंगाली जाना जाता है, और ये है दोस्तों पंजाब, यहाँ पंजाबी जाना जाता है दोस्तों। तो इसके बीच की भाषा कैसी होगी जिसमें ये दोनों बात कर सकें? क्योंकि ये पंजाबी नहीं जानते और ये बंगाली नहीं जानते, तो कैसे बात होगा? जैसे वही चीज़ जैसे मान लिया कि दोस्तों एक व्यक्ति हो जिसको हिंदी आती हो, इंग्लिश बिल्कुल ना आती हो, एक अंग्रेज आ जाए जिसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती, तो भैया ये दोनों आपस में कैसे बात करेंगे? तो इन चीज़ों के बारे में इसमें कहा गया है कि इनकी पत्रादि की भाषा क्या होगी, राजभाषा क्या होगी, जिससे दोनों राज्य या फिर केंद्र राज्य के बीच या फिर राज्य राज्य के बीच कैसे बात करेंगे ना, उसके बारे में इसमें बताया गया। 346 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। 347 में क्या कहा गया? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। मान लिया दोस्तों कोई पंजाब है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जा रही है, तो उसके विशेष उपबंध क्या होंगे उसके बारे में बताया गया, ठीक है। अब 348 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय
और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा, मतलब कि उच्च न्यायालय में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, उच्चतम न्यायालय में कौन सी, अधिनियम कोई निकलेगा वो किस भाषा में होगी, विधेयकों में कौन सी भाषा होगी, उसके बारे में आपके 348 में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला है अनुच्छेद 349। इसमें कहा गया कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 350 से कहता है व्यथा निवारण के लिए किसी भी भाषा में आवेदन स्वीकार किया जाएगा, मतलब व्यथा निवारण के लिए किसी भी भाषा में जिसमें आपको आता है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, ये आपका 350 कहता है। दोस्तों ये 351 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएसआई में पूछा भी गया है। 351 क्या कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, मतलब कि हिंदी भाषा को कैसे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से इसको दोस्तों सर्वोपरि बनाया जाए, इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि हाँ इसके लिए क्या क्या किया जा सकते हैं कि जिससे हिंदी क्या दोस्तों विलुप्त ना हो हिंदी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बताएगा 351। मैं आपको बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों 343 आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कि किस लिपि में लिखा है, देवनागरी। ठीक है, और ये 15 वर्षों तक होगी, किसमें कहा गया, आर्टिकल 343 में ही। ठीक है, 15 वर्ष के बाद भी दोस्तों अंग्रेजी यूज कर सकते हैं, ये भी आपका आर्टिकल 343 में कहा गया है। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में, बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको 345 याद रखना कि राज्य की राजभाषा है किसमें, तो 345 में, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया। उसके बाद दोस्तों आपको 351 याद रखना है कि हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस में दिए गए, तो आर्टिकल 351 में। ठीक है, चलिए यूपीएसआई में पूछा गया। चलिए अब 8वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। देखिए भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में भी बताया गया है। ठीक है, ये अनुसूची देखिए अलग होते हैं, भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताएगा और 8वीं अनुसूची में दोस्तों कुछ भाषाएं बताई गई हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। तो आपको बता दें कि मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी उसमें केवल 14 भाषाएं थी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। अब दोस्तों वर्तमान में कितनी, तो 22 भाषाएं हो गई। कितनी, 22 भाषाएं होंगी, यानी कि 8 भाषाएं तो जोड़ी ही गई होंगी। ठीक है, तो 8 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, देखिए ये क्वेश्चन तो आपके यूपीएसआई में पूछा गया कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। ठीक है, चलिए अब जोड़ी कौन कौन सी गई पहले देख लेते हैं सभी। पहले कौन कौन सी थी, देखिए असमिया थी, बांग्ला थी, गुजराती थी, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, उसके बाद साथियों 21वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी, सिंधी भाषा जोड़ी गई, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। ठीक है, क्या किया गया, सिंधी भाषा जोड़ी। देखिए आपको पता है कोई भी व्यक्ति, सिंधी जो होते हैं, सिंधी एक जाति होती है दोस्तों, वो लोग शादी में जाते हैं ना, सिंधी शादी रख लेंगे, शादी में जाते हैं कितने रुपए लिखाते हैं, 21, 51, 21 ना, तो 21 सबसे कम कितने लिखाते, 11 तो चलेगा नहीं, अब 21 लिखाते इसलिए याद रख लेंगे सिंधी से शादी है ना, तो मतलब सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, 21वें में। और दोस्तों 71वें में क्या हुआ, ठीक है 71वें में क्या होगा, नमक जोड़ दी गई। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या, नमक जोड़ी गई। नमक मतलब ना से नेपाली और माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी, ना से नेपाली, नमक में ना मक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया। और 92 में दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देखिए 92 बोडो है ना, 92 बोडो, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो दोस्तों ये आपकी 22 भाषाएं हो गई। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या करता है यूपीएसआई में, बहुत बार पूछता है कि पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, 3 दे देगा, उससे एक अलग दे देगा। तो दोस्त आपको बता दें कौन कौन सी भाषाएं आपको मिलेंगी, बस यही भाषाएं मिलती है। पहली चीज़ राजस्थानी, राजस्थानी का उल्लेख 8वीं सूची में बिल्कुल नहीं है, तो ये याद रखेंगे। देखिए जो नहीं है शामिल उनकी बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएगा आपसे। ठीक है, भोजपुरी देगा, भोजपुरी भी शामिल नहीं है। देखिए लोग अंग्रेजी को मानते हैं कि भैया 22 भाषाओं में अंग्रेजी है, बिल्कुल नहीं है, तो आपको ये गलत नहीं करना है। तो अंग्रेजी भी नहीं है, ठीक है, और मिजो दोस्तों नहीं है, और तुलु, देखिए तुलु वाला ये यूपीएसआई में पूछे गए, सभी यूपीएसआई में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं सूची में शामिल नहीं। तो ये आप 5 याद कर लीजिए, यही पूछे जाएंगे ऑप्शन में, जो नहीं होगा। ठीक है, राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, मिजो नहीं है और तुलु नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें शास्त्रीय भाषा क्या होते हैं। देखिए शास्त्रीय भाषा जैसे शास्त्रीय नृत्य होते हैं वैसे तो शास्त्रीय भाषा भी है। ठीक है, आपको बता दें कि 2004 में भारत सरकार ने एक नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाएं को बनाने का फैसला लिया। ठीक है, कौन से, 2004 में एक फैसला लिया गया कि हम शास्त्रीय भाषाएं बनाएंगे।
ठीक है। और 2006 में इसमें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने का मापदंड तय किए गए। और 2004 में दोस्तों कुछ भाषाएं, एक भाषा को हमने शामिल कर दिया था। तो आपको बता दें वर्तमान में टोटल 6 क्या है, 6 शास्त्रीय भाषाएं। तमिल सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, क्या तमिल 2004 में शामिल कर ली गई। फिर दोस्तों संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में, और 13 में मलयालम को, और 14 में उड़ीसा को, ठीक है, उड़िया को, ठीक है। याद रखेंगे तमिल, देखिए याद रखेंगे तमिल संस्कृत तेलुगु, तमिल संस्कृत तेलुगु, तमिल संस्कृत तेलुगु, कन्नड़ मलयालम उड़िया, कन्नड़ मलयालम उड़िया, ये 6 दोस्तों आपके क्या हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए आपके यूपीएसआई में कुछ अजीब से क्वेश्चन पूछे गए थे जिनको आपको इनको याद रखना है, दोहरा लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए जिनको हमने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। क्या है कि राजभाषा विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या था कि राजभाषा विभाग किस भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, ठीक है। अगला था राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है, गृह मंत्री। देखिए राजभाषा संबंधित जो भी अध्यक्षता करता है समिति की, वो कौन होते हैं, गृह मंत्री। यूपीएसआई में पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली। देखिए वैज्ञानिक किससे बनेंगे, शिक्षा से बनेंगे, तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा वैज्ञानिक तकनीकी मंत्रालय, ठीक है। चलिए अगला है कि केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किसके तहत कार्यरत करता है दोस्तों, तो ये राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत रहता है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, यानी कि केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु दोस्तों जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है वो किसके अधीन काम करता है, तो राजभाषा विभाग के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, तो हमने अभी आपको पढ़ाया है अनुच्छेद 343, यूपीएसआई में पूछा गया। अगला क्वेश्चन और एवरग्रीन क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक, क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई में सारे क्वेश्चन पूछेगा जो लिख रहे हैं, ठीक है। अगला केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री जी। कौन, केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री जी। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है भाषा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय से। कहाँ से, भाषा पत्रिका का प्रकाशन केंद्रीय हिंदी निदेशालय से किया जाता है, ठीक है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। अगला है वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया था दोस्तों, भारतीय भाषा परिषद द्वारा वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था, यूपीएसआई में पूछा गया। अगला है गवेषणा, क्या, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया था, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ से, आगरा से, यूपीएसआई में पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, तो दोस्तों मॉरिशस देश में। कहाँ पर है, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है दोस्तों, मॉरिशस में है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया था दोस्तों, साहित्य अकादमी से, ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। अगला है गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद दोस्तों, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय अनुवाद मिशन स्थित कहाँ है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थित है दोस्तों, मैसूर में। ये भी आपका क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। अगला है कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में देते हैं, तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि भाषा सम्मान व बाल साहित्य सम्मान किसके द्वारा दिया था दोस्तों, तो साहित्य अकादमी संस्थान द्वारा बाल भाषा, है ना, ये भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया है। उसके अलावा दोस्तों खड़ग, समझिएगा, खड़ग विलास प्रेस कहाँ संबंधित दोस्तों, पटना से, यूपीएसआई में पूछा गया। अगला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। अगला है कि हिंदी का प्रहरी किसे कहते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन को हम हिंदी का
प्रहरी कहते हैं यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है चंद्रकांता रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसके पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस रचना के बारे में यह प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी स्पेशली इसी के लिए सीखी, तो चंद्रकांता के लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चन थे। कुछ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे ऐप पर जाइए, ज्ञान आरबीएल के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे ये लोगो लगा हुआ मिल जाएगा, वहाँ जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए मात्र 299 रुपये में आपको बैच मिल जाएगा। और यूपी पुलिस की संपूर्ण तैयारी के लिए दोस्तों ड्रीम बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आपको अभी 399 रुपये में दे दिया जाएगा। तो देरी किस बात की, जाइए एक बार जरूर जुड़िए हमारे साथ। और चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों जुड़े रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या फिर कॉल करके शंका का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।